हेलो फ्रेंड्स, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं राहुल देव आपका वेलकम करता हूं। आप मुझे उम्मीद है कि कोरोना जैसी महामारी में आप घर में अच्छे तरीके से सुरक्षित होंगे। देखिए, हमारा जो आधुनिक भारत का पहला पार्ट जो था उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में बताया कि भारतीय राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट को कितने भागों में बांटा गया। जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया था कि नेशनल मूवमेंट को 3 भागों में बांटा गया था। पहला मूवमेंट चल रहा था आपका 1885 से लेके 1905 तक। सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताया। स्थापना किस तरीके से हुआ, स्थापना का क्या उद्देश्य रहा, स्थापना क्यों किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या किया गया, बताया गया। आज जो है हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे और हम जो है आज बंगाल पार्टीशन के बारे में जानेंगे, बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे। बंगाल विभाजन क्यों किया गया, बंगाल विभाजन करने का कारण क्या था, बंगाल विभाजन के बाद से क्या प्रभाव पड़ा, बंगाल विभाजन किन किन क्षेत्रों में किया गया, तो इस चीज़ पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, इतिहास को अगर काल्पनिक चीज़ों से इतिहास को अगर इमेज करके पढ़ा जाए, इमेज बना के पढ़ा जाए, तो मैं श्योर करता हूँ कि आपको जो है कि कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतिहास कहा जाता है कि समझा नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों ये गलत है। अगर इतिहास को इमेज के रूप में पढ़ा जाए तो इतिहास समझा भी जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन 20वीं सदी का सबसे बड़ा जो रहा ये नेशनल मूवमेंट रहा, क्योंकि इसी मूवमेंट से स्वदेशी आंदोलन भी क्या जुड़ा रहा, जिसे हम लोग बंग भंग आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन किया गया किसके शासनकाल में हुआ था, पहला ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, किसके शासनकाल में किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन किया गया। अब बंगाल विभाजन हुआ क्या, इसमें देखिए 2 तर्क आते हैं। ठीक है ना, एक ब्रिटिश तर्क था जो अंग्रेज़ों का तर्क था। तो पहले हम जो है अंग्रेज़ों के तर्क पर डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज बंगाल विभाजन क्यों चाहते थे और उनका वास्तविक तर्क क्या था, वास्तविक विचार क्या था। और एक जो था वो भारतीय जनता को बताने का विचार था और एक वास्तविक तर्क था। ठीक है, 2 प्रकार के तर्क थे। तो पहले अंग्रेज जो थे वो भारतीय जनता को क्या बताया कि बंगाल विभाजन क्यों आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि बंगाल जो था उस समय का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सूबा था, क्योंकि उस समय बंगाल में देखिए आप, उस समय बंगाल में असम, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, उसके बाद समूचा पूरा बंगाल, समूचा जो था वो पूरा बंगाल क्या था, शामिल था। हालांकि असम जो था 1874 में ही 1874 में ही क्या हो चुका था, बंगाल से अलग हो चुका था। लेकिन 1874 में जब असम अलग हुआ, लेकिन उसके बाद भी उड़ीसा, बिहार और समूचा पूरा जो बंगाल था वो क्षेत्र क्या था, अभी भी पूरे बंगाल क्षेत्र में क्या था, लगा था। तो अंग्रेजों का वास्तविक तर्क बंगाल के बारे में ये था कि वो कह रहे थे कि बंगाल जो है वो सबसे बड़ा विस्तृत प्रांत है और इतने बड़े प्रांत में शासन करना यानी शासन व्यवस्था चलाना क्या है, शासन व्यवस्था चलाने में ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। इसीलिए वो बंगाल का क्या करना चाहते हैं, पार्टीशन करना चाहते हैं, बंगाल को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम बंगाल को प्रांतों में बांट देंगे तो हमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाने में या लागू करने में क्या होगी, आसानी होगी। ये तर्क जो था अंग्रेजों ने भारतीयों के समक्ष रखा। लेकिन वास्तविक तर्क क्या था इनका, तो वास्तविक तर्क ये था क्योंकि उस समय बंगाल जो था वो जन चेतना का सबसे बड़ा केंद्र था, जन चेतना का यानी राष्ट्रवादी मूवमेंट का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो बंगाल था। और अंग्रेजों को जो भी नेशनल मूवमेंट होते थे, जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन होते थे, जो भी विद्रोह होते थे, वो सबसे ज़्यादा जो था बंगाल से ही क्या होते थे, उठ के आते थे।
अंग्रेजों को बार बार उन आंदोलनों को दमन करना पड़ता था और उसमें ज़्यादा शक्ति उनकी क्या होती थी, लगती थी। चूँकि बंगाल बहुत बड़ा सूबा था तो कोई भी नेशनल मूवमेंट बहुत तेज़ी से क्या होता था, फैलता था। इन सबको देखते हुए अंग्रेज विशेषकर लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि हम क्या करें, बंगाल का पार्टीशन कर दें, और जब हम बंगाल का पार्टीशन करके छोटे छोटे प्रांतों में हम विभक्त कर देंगे तो हम क्या करेंगे, आसानी से कोई भी विद्रोह जो होगा हम उसका क्या कर देंगे, दमन कर देंगे। इस विचार से जो है कि बंगाल का विभाजन, पार्टीशन किया गया। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को, दोस्तों डेट हमेशा याद रखिएगा, कब, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। क्या लिया गया, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। डेट हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और कहा गया कि 20 जुलाई कहा गया कि जो है कि बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को का इसका निर्णय लिया गया। बस इतना ही समझिए। इसके बाद से 7 अगस्त, जब भारतीयों को ये पता चला कि 20 जुलाई को जो है कि ये निर्णय लिया जा चुका है कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा, तो 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सर्वदलीय बैठक हुई। एक सर्वदलीय बैठक की गई, बैठक हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है ना, बहिष्कार प्रस्ताव क्या किया गया, पास किया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार प्रस्ताव को क्या किया गया, पास किया गया। इसके बाद से आपका 16 अगस्त, डेट देखिए, ध्यान देते रहिएगा, मैं नोट करते चल रहा हूँ आपको, आप भी जो है कि स्क्रीनशॉट या तो इसको नोट करते चलिएगा, डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया, पूरे देश में, पूरे बंगाल में क्या हो गया, प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन समूचे बंगाल में प्रभावी हो गया, ठीक है। अब 16 अगस्त 1905 को जो है कि बंगाल विभाजन कर दिया गया और बंगाल विभाजन करने के बाद क्षेत्रों को बांट दिया गया। अब क्षेत्रों को कैसे बांटा गया, तो आइए यहाँ देखते हैं। इसको नोट कर लिए हों या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया गया तो देखिए, एक रफ डायग्राम में मैं बताना चाहता हूँ कि बंगाल कैसा था। तो बंगाल मान लीजिए ये इस प्रकार का प्रांत था, ठीक है। इसके ऊपरी जो क्षेत्र था वो असम था। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि असम 1874 में ही क्या हो चुका था, बंगाल से अलग हो चुका था। इसके बाद से अंग्रेजों की क्या तैयारी थी, अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल से उड़ीसा और बिहार को भी क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया, इधर बिहार और इधर उड़ीसा को क्या किया, अलग करने की मंशा जाहिर की। और उन्होंने जो है कि 2 प्रांत का निर्माण किया, एक पूर्वी बंगाल बना और एक क्या बना, पश्चिमी बंगाल बना। पूर्वी बंगाल में देखते हैं कौन कौन से संबंधित क्षेत्र थे। तो पूर्वी बंगाल में असम को रखा गया, ठीक है, चटगांव, ढाका और पूर्वी बंगाल,
ठीक है। इन क्षेत्रों को जो है कि पूर्वी बंगाल नाम दिया गया, पूर्वी बंगाल नाम दिया गया। और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो किसको बनाई गई, इसकी राजधानी जो बनाई गई वो किसको बनाई गई, ढाका को बना दी गई राजधानी। राजधानी जो थी वो किसको बनाई गई, ढाका को बना दी गई। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या कितनी थी, तो पूर्वी बंगाल की जनसंख्या उस समय लगभग 3 करोड़ थी। कितनी थी, पूर्वी बंगाल की जो जनसंख्या थी वो लगभग 3 करोड़ थी। 3 करोड़ थी। कितनी थी, 3 करोड़ थी जनसंख्या, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे। ठीक है ना, 1 करोड़ 80 लाख जो थे क्या थे, मुसलमान थे। और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि पूर्वी बंगाल में जो थी किसकी बहुल्यता थी, मुसलमानों की बहुल्यता हिंदुओं से क्या थी, ज़्यादा थी। इसके बाद से दूसरा जो प्रांत बनाया गया उसको पश्चिमी बंगाल बोला गया। क्या बोला गया, पश्चिमी बंगाल बोला गया। पश्चिमी बंगाल बोला गया। अब पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार को रखा गया। ठीक है ना, इन 3 क्षेत्रों को किस में रखा गया, पश्चिमी बंगाल में रखा गया। और इन तीनों प्रांतों की जो जनसंख्या थी वो 5 करोड़ 10 लाख थी। कितनी थी, 5 करोड़ 10 लाख, 5 करोड़ 10 लाख थी, 5 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ 10 लाख हिंदू थे, सॉरी 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 90 लाख क्या थे, मुसलमान थे, 90 लाख मुस्लिम थे। ठीक है, इन्हीं दोनों प्रांतों में बांट दिया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन को इन्हीं दोनों प्रांतों में बांटा गया और एक को पश्चिमी बंगाल बोला गया और एक को क्या बोला गया, पूर्वी बंगाल बोला गया। पार्टीशन तो हो गया, पार्टीशन का प्रभाव क्या पड़ा भारतीय जनता पर, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में यानी बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई। स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू किया गया, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। इसी दिन जो है कि बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन को देखिए बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी बोलते हैं, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे कलकत्ता में यानी समूचे बंगाल में, या कलकत्ता बोल सकते हैं, यानी समूचे बंगाल में शोक सभाएं मनाई गई, शोक सभाएं आयोजित की गई, शोक सभाएं क्या की गई, आयोजित की गई। और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किस रूप में मनाया गया, तो इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाया गया, तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन लोग जो थे एक गीत गाते थे, पूरे बंगाल में वो गीत गाया गया। उस गीत का नाम क्या था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये गीत जो था वो बंगाल के हर गलियों में हर लोगों के जुबान पर यह गीत था, क्योंकि उस समय क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता का एक सचल उदाहरण जो था वो बंगाल था। बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता एकदम चरण पर थी। अंग्रेज चाहते हुए भी हिंदू मुस्लिम को बांट नहीं पा रहे थे। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में आयोजित किया गया, शोक दिवस मनाया गया।
शोक दिवस में लोग वंदे मातरम गाए। उस दिन सुबह लोग जो थे नंगे पैर गलियों से रास्तों से निकलते हुए गंगा में स्नान किए और क्या किया, पूरे कलकत्ता या पूरा बंगाल उस समय क्या रखा गया, बंद रखा गया। सभी लोगों ने क्या रखा, उपवास रखा। हिंदू मुस्लिम ने अपनी एकता का परिचय करते हुए एक दूसरे को क्या बांधी, राखी बांधी और शोक दिवस का क्या हो गया, अनुमोदन हुआ, शोक दिवस मनाया गया। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो है कि जो विदेशी कपड़े हैं हम उसको क्या करेंगे, बहिष्कृत करेंगे। भारत में बहिष्कार प्रस्ताव भी पेश हुआ था। विदेशी कपड़ों का हम क्या करेंगे, परित्याग करेंगे और हम क्या करेंगे, स्वदेशी कपड़ों को स्वदेशी कपड़ों को या स्वदेशी चीज़ों को उपयोग करना शुरू करेंगे। तो जब ये विचार आया तो यहीं से स्वदेशी मूवमेंट क्या हो गया, शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन क्या होने लगा, शुरू होने लगा। केवल विदेशी कपड़ों तक ही नहीं थी, विदेशी संस्थाओं में भी भारतीयों ने प्रवेश करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जो भी ब्रिटिश स्कूल जो चलते थे, जो अंग्रेजों द्वारा स्कूल बनाए गए थे, उस स्कूल में विद्यार्थियों ने जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। स्कूल में जाने से मना कर दिया। फिर उसके बाद से जो सरकारी नौकरियों में जो लोग थे उन्होंने सरकारी नौकरियों का क्या करना शुरू कर दिया, त्याग करना शुरू कर दिया। वकील जो थे वो जो है कि कोर्ट जाना छोड़ दिए। नेशनल मूवमेंट में इस प्रकार से जितना हो सके जो सभी लोगों ने अपना क्या किया, योगदान दिया। स्वदेशी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के निम्न और मध्यम वर्गों लोगों ने भी क्या किया, भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी स्वदेशी आंदोलन की कि इसमें पहली बार भारतीय महिलाओं ने पर्दे पर से बाहर निकल के इस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर क्या किया, हिस्सा लिया। छात्रों के साथ छात्राओं ने भी जो है कि स्वदेशी मूवमेंट पर क्या किया, अपना आंदोलन मतलब स्वदेशी मूवमेंट को अपना समर्थन दिया। ठीक है, पोज कीजिए। स्वदेशी मूवमेंट पर जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बोलते हुए कहा कि बंगाल विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि ये विभाजन जो है वह अंग्रेजों की क्या है, एक निर्मम भूल है। किसने कहा था, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों की एक निर्मम भूल है। ये किसने कहा, तो ये जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये स्टेटमेंट दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसी पर बंगाल विभाजन पर ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है ना, बनर्जी ने बोला विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है। किस तरह गिरा है, तो विभाजन हमारे ऊपर, ठीक है ना, ब्रज की तरह गिरा है। ब्रज मतलब समझ रहे हैं, बिजली की तरह। ब्रज का ब्रजपात होता है, आप जानते होंगे, आकाशीय बिजली गिरती है, तो इसी को बोला गया कि ब्रज की तरह क्या हुआ है, गिरा है, तरह गिरा है। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं कि किसने कहा था कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों की एक निर्मम भूल है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब कहा था, तो उनने जो ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, तो बनारस में हुआ था। उसी अधिवेशन में जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ये स्टेटमेंट दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा कि विभाजन हमारे ऊपर क्या है, वज्र की तरह गिरा है। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट को क्या करना था, फैलाना था। स्वदेशी मूवमेंट किस तरीके से फैला इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखिए पहले नरमपंथियों ने भाग लिया। नरमपंथी का मतलब समझ रहे हैं, जो उदारवादी थे, ये लोगों ने क्या किया, इसमें भाग लिया। और समूचे नरमपंथी में जैसे एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, ठीक है,
ये जो लोग थे, ये लोग क्या किए, राष्ट्रवादी मूवमेंट को मतलब स्वदेशी आंदोलनों को फैलाना कोशिश किया। हालांकि नरमपंथियों का जो तरीका था वो क्या था, उदारवादी दृष्टिकोण का था, इसलिए समूचे स्वदेशी आंदोलन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब यह मूवमेंट गर्मपंथियों के हाथ में आ गया, गर्मपंथी, जैसे गर्मपंथी में कैसे, कौन, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आदि नेताओं के जब हाथ में स्वदेशी मूवमेंट आया, स्वदेशी आंदोलन आया, तो इन्होंने जो है कि क्या किया, हर क्षेत्र में जा के स्वदेशी मूवमेंट को क्या किया, फैलाने का कार्य शुरू किया। एक उग्र तरीके से क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलनों को फैलाने का कार्य शुरू किया गया। स्वदेशी आंदोलनों का प्रसार इतना ज़्यादा हो चुका था कि जो है कि समूचे बंगाल में इसका प्रभाव दिखने लगा। अंग्रेजों को भी इस प्रभाव का क्या हुआ, नुकसान होना शुरू हुआ। और इसके बाद से भारत में, यानी कि भारत में स्वदेशी संस्थाओं का क्या हुआ, निर्माण शुरू हुआ। ये हुआ कि जब तक हम क्या करेंगे, सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, तब तक जो है कि हम स्वदेशी मूवमेंट को नहीं बढ़ा सकते हैं, स्वदेशी आंदोलनों को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इसी के तहत स्वदेशी आंदोलन के तहत ही देखिए स्वदेशी बांधव समिति की भी क्या की गई, स्थापना की गई। स्वदेशी बांधव समिति क्या थी, एक संस्था थी जिसमें केवल स्वदेशी जो है कि सामानों को ही क्या किया गया, रखा गया। जिसके संस्थापक कौन थे, जो वारिसाल के कौन थे, अध्यापक, जिनका नाम क्या था, अश्वनी कुमार दत्त ने। ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम स्वदेशी आंदोलन के तहत एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की क्या की गई, स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और इसका प्रथम प्रचार किसको बनाया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है कि बनाया गया। इसका प्रथम प्रचार बनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का। पीसी राय ने बंगाल में केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की भी क्या की, स्थापना की, जो पूर्ण रूप से क्या थी, स्वदेशी थी। तो ये तीन चीज़ जो है कि बहुत महत्वपूर्ण रहे स्वदेशी आंदोलन में। संस्कृति के क्षेत्र में भी क्या रहा, बहुत परिवर्तन हुए। बंगाल विभाजन या स्वदेशी मूवमेंट को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। पूछा जाता है कि किस राष्ट्रवादी आंदोलनों को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन को ही भारतीय संस्कृति का क्या कहा, संस्कृति का या साहित्य का क्या कहा गया, स्वर्णकाल कहा गया। स्वर्णकाल किस मामले में कहा गया, क्योंकि इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक क्या लिखा, गीत लिखा, जो 1971 में, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात 1971 में 1971 में जो है कि क्या बना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही जो है कि अपने बांग्ला साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी क्या किया गया, दिया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में एक युग परिवर्तन जो हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन बंगाल विभाजन को देखने से मिला। बंगाल विभाजन का प्रभाव रहा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों को एक बात तो ये अच्छे तरीके से पता चल गई कि हिंदू मुस्लिम एकता क्या है, प्रखर रूप से मिली। चूँकि बंगाल विभाजन का समर्थन भी जो है कि बहुत लोगों ने किया, जिसमें एक ढाका के क्या थे, नवाब थे। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह, जिसे सरकार ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने 14 लाख रुपए ऋण में दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल विभाजन का क्या किया, समर्थन किया और कहा कि बंगाल विभाजन होने की वजह से जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या होंगे, एक बहुमत में होंगे, मुस्लिम लोग संगठित होंगे, मुस्लिम लोगों का अपना अलग सा कार्य क्षेत्र बनेगा। उन्हीं के समर्थन में लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मुस्लिम हो वो पूरी तरीके से क्या हो, स्वतंत्र हो, लिबरल हो और वो राजशाही लोगों की तरह क्या करे, राज करे। तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन का समर्थन भी नवाब, ढाका के नवाब द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन जो पश्चिमी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर
जिनका नाम बैम्फैल्डे फुल्लर था, मतलब पश्चिमी बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम बैम्फैल्डे फुल्लर था, उन्होंने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में क्या किया, संदर्भित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किसने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी, देखिए चहेती पत्नी की बात आ रही है, चहेती पत्नी के रूप में संदर्भित किया है, के रूप में संदर्भित किया है। तो कौन थे? तो पश्चिमी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पश्चिमी बंगाल के लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर होगा सर बैम्फैल्डे फुल्लर। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन ऐसे ऐसे हों जो कि कहीं पूछ दीजिए तो पता चले कि हाँ आपका ज्ञान कितना है, कितना डीप नॉलेज आपने लिया है। तो गवर्नर कौन थे? तो सर बैम्फैल्डे फुल्लर, ठीक है ना। ये कौन था? तो ये पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में क्या किया, संदर्भित किया। ठीक है, तो ये रहा बंगाल विभाजन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताइए बंगाल विभाजन, थोड़ा सा इजी है लेकिन इसको आसान मत लीजिएगा। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया? देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं पहला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के शासन में किया गया? किस गवर्नर जनरल के शासन काल में किया गया? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। दूसरा, बंगाल विभाजन को निर्मम भूल किसने कहा? बंगाल विभाजन को निर्मम भूल किसने कहा? निर्मम भूल किसने कहा? ये 2 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? कब प्रभावी हुआ? ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर ठीक से पढ़े होंगे तो इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो होगा मुस्लिम लीग की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।